किसी को आप इतना डराओगे कि वो डरना ही छोड़ दे, तो हमें सरकार ने बहुत कम समय में इतना डराया है कि अब सरकार से हमें डर नहीं लगता। ये बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं, इनका सबका इलाज करेंगे, इनका बहुत बढ़िया इलाज होगा। इनकी बीमारी समझ में आ गई है, इनके लिए वैक्सीन हमारे पास है। इनके डीएनए में गड़बड़ है बीजेपी वालों के, तो इसलिए बीजेपी साबित हो चुकी है कि ये पहले भी अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, बीच में विश्वास करके देश की जनता ने इनको मौका दिया था। अब पता चल गया कि इनका डीएनए में सुधार नहीं हुआ, उन अंग्रेजों का डीएनए है और हमारे में क्रांतिकारियों का डीएनए है। हम उनके डीएनए के हैं जो देश को आजाद कराना चाहते थे, वो उनके डीएनए हैं जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। तो हमारे डीएनए एक कैसे हो सकते हैं? वो जय श्री राम बोलते हैं और हम राम बोलते हैं। उनका राम मंदिर में है और हमारा राम दिल में है। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं। मेरे पीछे किसान आंदोलन का जो किसान संसद है वो चल रहा है और हमारे साथ हैं रवि आज़ाद, जो कि भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के। 3 बार जेल भी जा चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको जेल क्यों डाला गया? देखिए, तमाम अलग अलग तरह के, कभी जो बीजेपी के कार्यक्रमों का बहिष्कार चल रहा था, कभी और झूठे आरोप लगा करके, कभी और फर्जी मुकदमे, कभी देशद्रोह, कभी कुछ, कभी 307, कभी अलग अलग धाराएं लगा करके करीब इस आंदोलन के दौरान 3 बार जेल में 1 महीने से ज़्यादा कुल समय रहे और जेल से निकल करके अनेक यातनाएं सहन करके और ज़्यादा ताकत मिली है कि जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें कैसे लंबी लंबी जेलें काटा करते थे, उसकी एक छोटी सी झलक हमें देखने को मिली है। जेल में डर नहीं लगा आपको? परिवार का डर नहीं सताया कि घर परिवार क्या होगा, मेरा क्या होगा? देखिए, करीब 7 साल से इन आंदोलनों में है और डर एक चीज होती है, लेकिन वो समय के साथ निकलता जाता है। और किसी को आप इतना डराओगे कि वो डरना ही छोड़ दे, तो हमें सरकार ने बहुत कम समय में इतना डराया है कि अब सरकार से हमें डर नहीं लगता और गलत कानून से बिल्कुल डर नहीं लगता। इसलिए हम एक बात बोलते हैं कि जो गलत कानून होगा, जो गलत नियम होगा, उसको ठोकर मार के तोड़ देंगे, चाहे सुल्ली चढ़ा दो, गलत चीज को नहीं मानेंगे। एक तरफ आपको जेलों में डाला जा रहा है जी, दूसरी तरफ मीडिया आप लोगों को दिखाने की बजाय, सिंपैथाइज करने के बजाय, यानी कि सहानुभूति करने के बजाय, आपको भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा जो उल्टा सीधा बोला जाता है। अभी कल ही भाजपा की एक नेत्री है, उन्होंने कहा है कि वहां पर लफंगे रहते हैं। ऐसा है, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, याद रखना, ये जो बोल रहा है, ये बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं, इनका सबका इलाज करेंगे, इनका बहुत बढ़िया इलाज होगा। इनकी बीमारी समझ में आ गई है, इनके लिए वैक्सीन हमारे पास है। इनका याद रखना, बहुत जल्दी इनका हिसाब होगा। और ये बताते हैं, ये संस्कारों की बात करते हैं बीजेपी वाले, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की बात करते हैं। ये तो इनके एक महिला नेत्री की भाषा है, जो अपने आप को आरएसएस की शाखाओं में ये मानते हैं कि वहां ये तैयार हुए हैं। और ये इनके संस्कार हैं, इनके जनसंघ में, इनके आरएसएस में यही सिखाया जाता है, झूठ बोलना, देश को बेवकूफ बनाना, जाति धर्म के नाम पर लड़ाना, लोगों को डिवाइड करना। जो अंग्रेजों की नीति थी वही इनकी नीति है और ये अंग्रेजों की ही दलाली किया करते थे, ये भी पूरा इतिहास जानता। देश की जनता से बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन 2024 में देश की जनता ये गलती को सुधार भी लेगी और प्रायश्चित भी कर लेगी। ऐसा इलाज बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का होने वाला है। सैकड़ों की संख्या में किसान जान गंवा चुके हैं। 8 महीने से आप लोग ठंडी गर्मी बरसात झेल रहे हैं, फिर भी नेता बीजेपी के जो हैं वो आप लोगों के बारे में ऐसी बातें करते हैं, मीडिया आतंकवादी खालिस्तानी कहती है। तो इस बेशर्मी की वजह क्या है कि किसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं लोग? देखिए, अलग अलग कानून आए इस देश में, नोटबंदी आई, कोई नहीं बोला। इस देश के अंदर जीएसटी आई, कोई नहीं बोला। इस देश के अंदर तमाम तरह के एनआरसी आई, कोई नहीं बोला। जब ये 3 काले कानून आए तो फिर हम बोले, और इसलिए बोले कि देश को तानाशाही की ओर लेके जाया जा रहा है। मीडिया का रोल आप देख लीजिए, मीडिया में गोदी मीडिया हो चुकी है और जो ईमानदारी वाली पत्रकारिता है उसके ऊपर रेड पड़ रही है। जो भी देश के लिए बात करता है, सरकार का विरोध करता है, वो आतंकवादी कहलाता है। मुझे आप एक बात बताएं कि जो देश की जमीन बेचे वो देशभक्त है
आतंकवादी है या देशद्रोही है? जो देश की संस्थाओं को देशभक्त बेचते वो है। क्या है? वो बीजेपी वाले जो उनकी खिलाफत करे वो देशभक्त है, जो उनका साथ दे वो देशभक्त, जो उनका विरोध करे वो देशद्रोही। हम बताना चाहते हैं मोदी जी को कि हम किसान हैं, हमारे परिवार के लोग सीमाओं के ऊपर हैं, हमारे घरों के भाई बहन देश में खेलों के मैदान में हैं। अगर हम इस देश के असली मालिक हैं, आतंकवादी हम नहीं है, देशद्रोही हम नहीं है। मोदी जी अगर थोड़ी बहुत भी आपको शर्म बची है तो फिर आप तत्काल ये कानून वापस ले लो, एमएसपी का कानून दो, और ये जो आपका जो पुत्र मोह है अडानी अंबानी के लिए, इसको छोड़ करके, और जिस देश की जनता ने आपके भाषणों पे विश्वास किया था, आपने कहा था 1 करोड़ रोजगार दूंगा, कहां है रोजगार? पेट्रोल डीजल का रेट क्या हो चुका है? रसोई गैस का रेट क्या हो चुका है? आम आदमी कैसे जिएगा भाई? कैसे अपने बालकों को पढ़ाओगा? कैसे बीमारी का इलाज होगा? मोदी जी अब वापस ले लेते हैं इतने लंबे आंदोलन के बाद, तो क्या फिर से आप लोग भाजपा को 2024 या 2022 में जिताएंगे? देखिए, ये तो तय हो चुका है। हमने अपने परिवार के 600 लोग खोए हैं। 8 महीनों से हमारे घरों की इज्जतें सड़कों के ऊपर हैं, माँ बहन बेटियां सड़कों के ऊपर हैं। ये जो आंदोलन चला है, जो ये कष्ट हुए हैं, जो ये तकलीफ हुई है, इनको कभी भूला नहीं जाएगा, इनको कभी माफ नहीं किया जा सकता। बीजेपी को आप माफ नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम क्या माफ नहीं करेंगे? देश के 132 करोड़ लोग माफ नहीं करने वाले हैं। बीजेपी वालों को ब्याह में नहीं बुलाओगे, कोई बीजेपी वालों का रिश्ता नहीं करेंगे। न्यू बेरा पट जाएगा कि इसका बीजेपी के साथ कनेक्शन है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। इनके डीएनए में गड़बड़ है बीजेपी वालों के। तो इसलिए बीजेपी साबित हो चुकी है कि ये पहले भी अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, बीच में विश्वास करके देश की जनता ने इनको मौका दिया था। अब पता चल गया कि इनका डीएनए में सुधार नहीं हुआ। डीएनए की बात की है तो मुझे एक सवाल याद आया कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि इस देश के सब लोगों का डीएनए एक है, और आप कह रहे हैं इनका डीएनए गड़बड़। मुझे लग रहा है आपके सवाल बड़े खतरनाक हैं और जवाब कहीं ज़्यादा खतरनाक ना हो जाएं। तो मैं सीधे तौर पर आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आरएसएस की जो आप बात कर रहे हैं कि वो इस तरह की बात कह रहे हैं, उनका काम एक ही है। आरएसएस का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। उन्होंने लोगों को लड़ाने के अलावा, जाति पाति और धर्म का जहर घोलने के अलावा, और मोहन भागवत जी को मैं निवेदन करूंगा कि वो शिक्षा देने की बजाय कम से कम जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, वहाँ से जो आपके बीजेपी के लोगों ने जो ईंट भाठे और सीमेंट तक चुरा लिया है, कृपया राम को तो माफ कर दीजिए, राम के मंदिर को तो बिना भ्रष्टाचार के छोड़ दीजिए। मोहन भागवत जी से निवेदन है कि वो डीएनए बताने की बजाय राम मंदिर की चोरी को पकड़े। क्या आप मानते हैं, मोहन भागवत जैसा कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, तो आप मानते हैं कि आरएसएस के जो संघी लोग हैं और किसानों का डीएनए एक है? नहीं, फर्क है। उनमें अंग्रेजों का डीएनए है और हमारे में क्रांतिकारियों का डीएनए है। हम उनके डीएनए के हैं जो देश को आजाद कराना चाहते थे, वो उनके डीएनए हैं जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। तो हमारे डीएनए एक कैसे हो सकते हैं? उनके फर्क है, उनका डीएनए अलग है। जी, योगी जी से? योगी जी तो बस योगी जी से निवेदन है कि वो पूरी सरकार को लेकर के आए, यहाँ सरकार को कहें कि ये कानून वापस लो, नहीं तो फिर योगी जी का भी सुपड़ा साफ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वो कुछ खास कर नहीं। दिल्ली आए हैं तो दिल्ली में आपने पता नहीं सड़कों पे देखा कि नहीं, सड़कों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं और एक किसान का मुस्कुराता हुआ चेहरा लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि योगी सरकार ने गन्ना किसानों को पूर्ण रूप से भुगतान दिया। ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, इनको जुमलेबाजी करनी आती है, इनको पोस्टर बनाने आते हैं। ये पोस्टर अब सड़कों पर लगा रहे हैं, ये सड़कों पे लगा रहे हैं। जब इनकी सड़कों पे, हाँ, जब इनकी सरकार आई थी तो ये इनके पोस्टर दिलों पे थे, अब दिलों से निकल के सड़कों तक पहुंच गए और बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पे अगर आंदोलन चला, 5 सितंबर की महापंचायत मुजफ्फरनगर के अंदर, मिशन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश चलेगा और बीजेपी वहां पर 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। गांव गांव में जाएंगे, गली गली में जाएंगे और उत्तर प्रदेश को भाजपा मुक्त बनाने का काम किया जाएगा। क्योंकि ये अहम सवाल है रवि आजाद जी, आखिरी सवाल है जी। कि जैसे देखिए किसान आंदोलन के लिए अब बड़ा सवाल ये है कि चूंकि अब सब कुछ इस देश में चुनाव से तय होता है, अगर कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है तो इसका मतलब वो अच्छा कर रही है। बीजेपी अगर 2022 जीत जाएगी तो इसका मतलब सीधा निकलेगा किसी भी बिल को लेकर उसकी राय सही थी। अगर हार जाएगी तो ये बात हो जाएगा कि किसान सही थे।
इसलिए किसानों की भूमिका आम होगी कि 2022 के इलेक्शन में। देखिए जब हमारी मोर्चे की अपील पर जब बंगाल में बीजेपी हार सकती है, जहां जीतने के लिए इन्होंने कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो नहीं लगाई हो, तो उत्तर प्रदेश तो हमारे घर का राज्य है। उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी, आप कह रहे हो कि सरकार बना लेंगे, हम कह रहे हैं ये गांव में नहीं घुस पाओगे, ये वोट मांगने नहीं जा सकते, हालात बहुत खराब हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हारेंगे और उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड का नंबर भी आएगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश में 400 से ज़्यादा सीट लाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दिया और अब जाके वहाँ पे जो है जो धर्मांतरण होता था उस पर भी रोक लगा दिया। उनका जो राम मंदिर है वो अयोध्या में है और हमारा जो राम है वो दिलों में है। तो यहाँ राम मंदिर का मुद्दा नहीं है। हम तो जब भी सुबह उठने से लेकर के और रात तक जिससे मिलते हैं राम राम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलते हैं और हम राम बोलते हैं। उनका राम मंदिर में है और हमारा राम दिल में है और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के दिल में राम है, मंदिर में राम नहीं है। और उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया है कि बीजेपी वहां हारेगी, क्योंकि पंचायती चुनावों का जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं कि वहां 3000 सीटों में से बीजेपी मुश्किल से 500 सीट जीत पाई। वो एक अलग बात है कि उन्होंने लोगों को परेशान करके और वहां वो बना लिए खरीद फरोख्त करके, लेकिन वहां पर विधानसभा में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। और एक उपलब्धि आप खुद बता दो ना, क्या कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, नया क्या किया? जो वहां पर किसान गरीब मजदूर की समस्या थी उस पर क्या किया? वहाँ जो बसें चलती थी हरी नीली होती थी उनको भगवा करवा दिया, और क्या चाहिए? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये भगवा भी हमारा है, हरा भी हमारा है, नीला भी हमारा है, पीला भी हमारा है। अब ये देश जाति से, धर्म से और इन रंगों से निकल करके तिरंगे के नीचे इकट्ठा हो रहा है। निश्चित तौर पर किसान की जीत होगी और जो अहंकार में डूबी हुई मोदी सरकार है उसकी हार होगी। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि ये जो संसद आप लोगों ने लगा रखा है, इससे जो भी आप लोग नियम पास करेंगे, जो कानून पास करेंगे, क्या इस नियम और कानून को वो संसद मानेगी, और अगर नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? देखिए अगर वो संसद मानेगी तो हम मानते हैं उस संसद की गरिमा बढ़ेगी, मोदी सरकार का सम्मान बढ़ेगा। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर पहले ही तैयारियां हैं, बीजेपी का तो इलाज होगा ही होगा। जो विपक्ष वाला भी नहीं बोलेगा वहां पर अब की बार, हमारी आवाज को बुलंद नहीं करेगा, वो भी चिन्हित कर लिए जाएंगे। और हर सतर पे, हर पटल पे हिंदुस्तान भर में, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, उनका निश्चित तौर पे जोरदार विरोध होगा और उनको वोट की चोट मारने का काम किया जाएगा। और मेरी सबको यही अपील है देश की जनता को कि वो सदन की तरफ देखते रहें कि कौन सांसद क्या बोल रहा है। समय चला जाएगा, आंदोलन भी जीतेंगे, लेकिन जो जख्म और घाव जिन लोगों ने दिए हैं और जिन लोगों ने उनके ऊपर मिर्च और नमक छिड़का है, उनको भूलेंगे नहीं, उनको माफ नहीं करेंगे। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार। रवि आज़ाद जी हमारे साथ थे। तो आपने देखा कि किस तरह से रवि आज़ाद को 3 बार हरियाणा सरकार ने जेल में डाला और सिर्फ किसान आंदोलन से जुड़े होने के कारण उनको एक बार 1 महीने के लिए जेल में रखा गया। लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत देखिए और उनकी आवाज़ देखिए और उनकी इस आंदोलन में विश्वास देखिए कि उनको कितना अपने आंदोलन पर भरोसा है। वो कहते हैं कि जेल जाने के बाद वो कमज़ोर नहीं, मजबूत हुए हैं। ऐसी और बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।